हेलो एवरीवन, आई एम शरद अग्रवाल। बेटा, इस वीडियो लेक्चर्स में आप मई 2020 का जो आज 19 ऑफ मई 2020 को आईसीएआई ने रिलीज किया है, हम उसके वीडियो सॉल्यूशंस के बारे में यहां पे बात करेंगे। कुछ बच्चों ने ऑलरेडी इस पेपर को सॉल्व कर लिया होगा, लेकिन अभी तक उनके पास सजेस्टेड आंसर अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि आईसीएआई का जो कमिटमेंट है कि जिस दिन वो पेपर अपलोड करते हैं विद इन 48 आवर्स वो सॉल्यूशन अवेलेबल कराएंगे। तो उन बच्चों के लिए जिनका जुलाई 2020 में अटेम्प्ट है, उनके लिए वीडियो बड़ा काम का है। आज और कल में कि जो उन्होंने पेपर दिया है बिफोर वो हैंड वो इवेल्युएट कर सकते हैं। प्लस जो नवंबर 20 ऑनवर्ड स्टूडेंट है, उनके लिए तो हमेशा एमटीपी में कुछ ना कुछ नया रहता है। सबसे पहले कुछ कॉमन डिस्कशन कर लेते हैं 2 to 4 मिनट्स, उसके बाद फॉर्मली अपन इस पेपर को डिस्कस करेंगे जो आईसीएआई ने आज रिलीज किया है 19 ऑफ मई को। सबसे पहले एमटीपी का क्या इंपॉर्टेंस है सर? ये अगर आपके मन में मिसकंसेप्शन है कि जो एमटीपी के क्वेश्चंस है वही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पेपर में आएंगे, तो सॉरी बेटा, ऐसा नहीं होता है। बहुत रेयरली अटेम्प्ट में आप देखेंगे कि 2-3 क्वेश्चन आपको मेन अटेम्प्ट में भी मिल जाते हैं। मेन जो पर्पस है वो एक्सक्लूसिवली फॉर फाइनल स्टूडेंट के लिए एमटीपी का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। तो जो बच्चे नवंबर 20 या उसके बाद अटेम्प्ट देने वाले हैं वो बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा, एमटीपी का अपने आप में बहुत सिग्निफिकेंस है। जब आप इंटर में थे तो जब आपकी कोचिंग कंप्लीट होती थी और जब आप एग्जामिनेशन अपीयर होते थे तो उसमें टाइम गैप बहुत कम होता था, हार्डली 2 to 3 मंथ्स, उतना भी नहीं मिलता था कुछ बच्चों को। तो लगभग 1.5 मंथ्स बिफोर उनकी कोचिंग कंप्लीट होती थी और एग्जाम रीअपियर होते थे। जबकि फाइनल लेवल पे जब आप अपना अटेम्प्ट अपीयर होते हो और जब आपने इंटर का एग्जामिनेशन दिया, उस बीच में करीबन मिनिमम 2.5 इयर्स का गैप हो चुका है। तो 3 चीजों में फिर डिफरेंस आ जाता है। जो आपने लर्न किया है ड्यूरिंग द कोचिंग या सेल्फ स्टडी में, जो आपकी थॉट प्रोसेस डेवलप हुई है सेकेंड, एंड द थर्ड वन इज उस थॉट प्रोसेस को जब आप रिप्रोड्यूस करते हो राइटिंग के थ्रू, इन तीनों में डिफरेंस आ जाता है इस टाइम गैप ऑफ 2.5 इयर्स में। आई रिपीट, जो आपने लर्न किया है वो, जो आपकी थॉट प्रोसेस में डेवलपमेंट आया है वो, एंड थर्ड जब आप उस थॉट को रिप्रोड्यूस करते हो, तो इन 3 चीजों में डिफरेंस आता है। जो पढ़ा है, जो समझा है और जो आप लिख रहे हो, इसी को इवेल्युएट करने के लिए मॉक टेस्ट पेपर होता है। स्पेशली फॉर फाइनल स्टूडेंट ये बहुत बेनिफिशियल होता है आईसीएआई की तरफ से कि जस्ट बिफोर यूर 1.5 मंथ्स टू 2 मंथ्स बिफोर द एग्जामिनेशन आपको एक प्रकार से अपने आप को इवेल्युएट करना होता है कि जो बहुत टाइम गैप पीरियड हो चुका है, इसमें बहुत सारी चीजें आपने लर्न किया है, क्या आप एक रियल टाइम एग्जामिनेशन कंडीशन में अपने आप को उसी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो जैसा मेन एग्जामिनेशन में करते हो। फिर फायदा क्या होता है, वो जो टाइम गैप बहुत ज्यादा बीत चुका है 2.5 आवर्स में आपके एग्जामिनेशन में, इंटर के और फाइनल में, इसमें जब आप एमटीपी अपीयर होते हो तो इससे एक बहुत बड़ा फायदा होता है। जो आप सोच रहे थे कि हम ऐसा परफॉर्म कर पाएंगे, एक प्री टेस्ट हो जाता है आपका कि क्या सही में आप एलिजिबल हो उस अटेम्प्ट के लिए, या अभी भी आपको अटेम्प्ट से पहले कुछ और एक इंप्रूवमेंट करना है। और सफिशिएंट टाइम आपके पास रहता है बेटा 1.5 मंथ्स के आसपास बिफोर मेन एग्जामिनेशन, कि जो गलतियां आपसे मॉक टेस्ट पेपर में हुई है उस पर आप इंप्रूवमेंट करके फिर जो आपका मेन अटेम्प्ट होगा उसमें आप फ्लाइंग मार्क्स ला सकते हो, ये गारंटी है। तो एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है मॉक टेस्ट पेपर का। मार्केट में भी बहुत सारी टेस्ट सीरीज चलती है, आईसीएआई की भी अपनी मॉक टेस्ट पेपर सीरीज है विदाउट एनी कॉस्ट। बट एक ही कंडीशन यहां पे चाहिए, डिसिप्लिन। जिस दिन पेपर आया उस दिन पेपर आप नहीं अटेम्प्ट कर पाए, चलेगा मॉक टेस्ट पेपर, नेक्स्ट डे कीजिए, लेकिन विद इन दैट टाइम फ्रेम फुल प्रिपरेशन के साथ कीजिए। डेफिनेटली देखिएगा जो आप अपने आप से एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे ज्यादा ही बेटा आप अर्न करोगे। मॉक टेस्ट पेपर आर वेरी यूजफुल। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी आप मॉक टेस्ट पेपर अपीयर हो, कम से कम, जैसे जो बच्चे दोनों ग्रुप दे रहे, कम से कम कंटिन्यूअसली 4 मॉक टेस्ट पेपर दीजिए आप। और जो बच्चे सिंगल ग्रुप अटेम्प्ट कर रहे हो वो तो उनको तो चारों पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए विद इन दैट स्पेसिफाइड इंटरवल ऑफ 8 डेज। इससे क्या होगा, जो प्रेशर हैंडल करने की जो आपकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए इस लेवल पर, वो डेवलप होती है बेटा। एक पेपर आज दिया मॉक टेस्ट पेपर का, एक 10 डेज बाद दिया, उतना आपको इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगा। पूरे एग्जामिनेशन कंडीशन में आप लगातार अगर 8 डेज में 4 मॉक टेस्ट पेपर अपीयर होते हो, डेफिनेटली देखिएगा आप में बहुत इंप्रूवमेंट आएगा। ये तो हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ मॉक टेस्ट पेपर। बहुत सारे बच्चों की क्वेरी होती है, क्या सर इसमें से क्वेश्चन आएगा तो हम कर ले क्या? तो मैंने आपके साथ डिस्कशन किया। अब मैं इस मॉक टेस्ट पेपर में आता हूं जो आज आईसीएआई ने रिलीज किया है
19 मई को। इसमें जो पैटर्न रहा है आईसीआई का वो क्या रहा है पहले मैं वो आपको बता दूं। टोटल आपके एचसीएमपी में 12 चैप्टर्स है। अगर आप देखेंगे चैप्टर नंबर 1 to 5, जिसमें से चैप्टर नंबर 1 और 5 रिलेटिवली बहुत लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 5, इस बंच में अगर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वो है चैप्टर नंबर 2, 3 एंड 4। फिर है आपका चैप्टर नंबर 6 to 7, ये अगर आप देखेंगे तो आपका स्टडी मटेरियल नंबर 1 है आईसीआई का। फिर चैप्टर नंबर 8 to 10 ये आपको सेकंड स्टडी मटेरियल में मिलेगा, एंड चैप्टर नंबर 11 to 12 ये भी आपको सेकंड स्टडी मटेरियल में मिलेगा। इस एमटीपी 2020 की बात करें, मई 2020 की, तो यहां पे 50 मार्क्स का पूछा गया है, यहां पे 20 मार्क्स है, यहां पे 30 मार्क्स है, यहां पे ये 20 मार्क्स है। तो टोटल आप देखेंगे 120 मार्क्स का पेपर है। 125 का भी बोल सकते हो क्योंकि उन्होंने एक क्वेश्चन में एक और ऑप्शन दिया है, मैंने इसको यहां पे कंसिडर नहीं किया। तो 125 मार्क्स का पेपर है। जैसा आईसीआई ने बोला था कि चैप्टर नंबर 1 to 5 एंड 8 to 10 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। लगातार आईसीआई अपने स्किल वेटेज में, सेक्शन वाइज वेटेज में बताता रहा है कि कौन से ग्रुप ऑफ चैप्टर का, कभी भी चैप्टर वाइज नहीं बोला उन्होंने, ग्रुप ऑफ चैप्टर बोला, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। बस एक ही मेरे को थोड़ा सा यहां पे डिससेटिस्फैक्शन लगा, जो चैप्टर नंबर 8 है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें से सिर्फ यहां पे 20 मार्क्स का ही कवर हुआ है। तो मुझे लगता था थोड़ा सा ज्यादा वेटेज होना चाहिए। लेट्स सी जुलाई 2020 का जो पेपर आएगा उसमें डेफिनेटली चैप्टर नंबर 8 का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस रहेगा। मेरे हिसाब से तो चैप्टर नंबर 8 2020 का, चाहे जुलाई 2020 हो चाहे नवंबर 2020 हो, इसके लिए किंग मेकर रहने वाला है चैप्टर नंबर 8, परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। ठीक है, अब कौन कौन से चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है आईसीआई ने इस पूरे एमटीपी में? चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 5 एज सच इंपॉर्टेंट भी नहीं है बेटा, नहीं पूछा है। तो मुझे भी कोई सरप्राइज नहीं हुआ कि इन चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आया। जो सरप्राइजिंग एलिमेंट था वो मेरे लिए चैप्टर नंबर 7 एंड मोस्ट सरप्राइजिंग की चैप्टर नंबर 9, जो डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग है, उससे रिलेटेड कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नहीं पूछा गया है। होता है, ये चीजें बिल्कुल होती है कि कुछ चैप्टर पूछा जाएगा, कुछ चैप्टर्स हो सकता है 2-3 चैप्टर ना पूछे जाए। इट्स पार्ट एंड पार्सल, पेपर सेटर के ऊपर ये पूरा डिपेंड करता है। थर्ड इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन है, पहला हुआ किस किस बंच ऑफ चैप्टर से कितना कितना पूछा गया। सेकंड, कौन से चैप्टर नहीं पूछे गए इस एमटीपी में, नॉट आस्क्ड। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, न्यूमेरिकल वर्सेस एप्लीकेशन। मैंने अपने हर वीडियो में कंटिन्यूअसली रिपीट किया हूं, यह सब्जेक्ट आप कॉस्टिंग मानने की गलती मत कीजिएगा। कॉस्टिंग बोले तो न्यूमेरिकल होता है अधिकतर इसका पैटर्न। यहां पे कॉस्टिंग प्रिंसिपल के साथ आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी लगाना होता है, तो कंबाइंड चीज है। यहां पे आप डिसीजन ओरिएंटेड के रूप में कॉस्टिंग प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं कि एक टॉप मैनेजमेंट को, स्ट्रेटेजिक लेवल ऑफ मैनेजमेंट को जब भी कोई डिसीजन लेना होता है तो उनके लिए क्या क्या पॉइंट्स कंसिडर होते हैं। उनमें फाइनेंशियल के साथ साथ नॉन फाइनेंशियल चीजें भी बहुत काम की है। तो जब आप रेशियो देखेंगे इस पूरा 125 मार्क्स का, तो अप्रोक्सीमेटली, हाँ बेटा ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, 2-3% इधर उधर हो सकता है, 20-80% का रेशियो है। इट मीन्स न्यूमेरिकल एबिलिटी, इवन ये पेपर आपको 40 मार्क्स भी नहीं दिला सकती है। रिपीट, न्यूमेरिकल एबिलिटी ये पेपर आपको 40 मार्क्स भी नहीं दिला सकता है। यू मस्ट डेवलप द एनालिटिकल स्किल। और मैंने कई बार बोला हूं, बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आती, ठीक है सर हम ये समझ गए ये पेपर न्यूमेरिकल नहीं है, न्यूमेरिकल मार्क्स आर बोनस टू यू, है ना। ये पेपर जो रियल टेस्ट करता है वो आपकी एनालिटिकल एबिलिटी टेस्ट करता है। उसको डेवलप कैसे किया जाए, एक ही सिंपल महामंत्र बोल दो या रूल बोल दो इसका। जब भी आप क्वेश्चन करें, ध्यान से सुनिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ टू डेवलप द एनालिटिकल स्किल। किसी के पास कोई मैजिक नहीं है, ना तो एक टीचर के पास, ना ही मेरे प्यारे स्टूडेंट के साथ, कि वो एक सेकंड में या एक लेक्चर देख के वो एनालिटिकल एबिलिटी डेवलप कर पाए। नो, जब भी आप कोई भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो, आप उसका सॉल्यूशन रेफर मत करो। पहले उस एक क्वेश्चन को आप अपने लेवल पर पूरा डील करो। अगर वो क्वेश्चन हाफ एन आवर में हो जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू द मार्क्स अलॉटेड, अगर 1 आवर भी लग रहा है तो मैं बोल रहा हूं लगने दीजिए 1 आवर। प्रैक्टिस के समय आपको कभी भी टाइम नहीं देखना है कि इस क्वेश्चन को कितना टाइम लगा। हाँ, जब आप सेकंड या थर्ड रिवीजन करते हैं तो यह भी इंपॉर्टेंस रखता है कि आप अटेम्प्ट भी सही सोच पा रहे हो, प्लस
आप विद इन द टाइम सोच पा रहे हो, लेकिन वो प्रिपरेशन के समय नहीं होता है जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो या फर्स्ट रिवीजन कर रहे हो। उसमें मेन आपका पर्पज होता है क्या क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हम आंसर दे पा रहे हैं क्या। तो मैं बता रहा हूं आपको कैसे एनालिटिकल एबिलिटी डेवलप करें। जब भी क्वेश्चन आपके सामने है कभी भी आप सॉल्यूशन मत देखिए। जनरली गलती क्या होती है बच्चों से, वो क्वेश्चन पढ़ते हैं 2-3-4 मिनट जरूर देते हैं बच्चे, अनडाउटेडली फाइनल लेवल का स्टूडेंट है, और फिर सीधा वो सॉल्यूशन दिखता है और सॉल्यूशन से फिर वो क्वेश्चन समझने की कोशिश करता है क्या जो सॉल्यूशन में दिया है वो क्वेश्चन से मुझे चीजें मिल रही है या नहीं मिल रही। भाई साहब, सॉल्यूशन का आपको ऑडिट थोड़ी करना है बेटा, आपको एग्जामिनेशन में उस सॉल्यूशन को रिप्रोड्यूस करना है। आप कब रिप्रोड्यूस कर पाएंगे बताइए मुझे, जब आपने सेल्फ लर्निंग डेवलप किया हो। और सेल्फ लर्निंग का एक ही तरीका है, जब भी आप कोई क्वेश्चन करें इस कॉस्टिंग का, आप सॉल्यूशन को रेफर मत कीजिए। 20 मिनट्स का क्वेश्चन है, 1 आवर लग रहा है, लगने दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। समय थोड़ा ज्यादा लगेगा लेकिन आप उस प्रोसेस पे एबिलिटी डेवलप कर पाएंगे। अपना आंसर लिखिए, मैं नहीं बोल रहा हूं कि हर क्वेश्चन को पूरा फुल डिटेल में लिखो, अपना आंसर आप लिखिए और फिर उसमें कंपेयर कीजिए कि जो आंसर आपने लिखा है और जो आईसीआई का सजेस्टेड आंसर है क्या डिफरेंस है उन दोनों आंसर में। और एनालाइज कीजिए क्या रिक्वायरमेंट पार्ट का जो वर्ब है, एडवाइस, इवेल्युएट, रिकमेंड, क्या उसके अकॉर्डिंगली आपने आंसर दिया है या नहीं दिया। डेफिनेटली बेटा जो मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन मार्क्स है ना इस सब्जेक्ट के, एनालिटिकल एबिलिटी, वो बिल्कुल आप डेवलप कर पाएंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। और ऑडिट जब आप करते हो तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करते हो, लेकिन कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं आता। जब भी आप नया क्वेश्चन करते हो आपको पूरा नया लगता है, ऐसा लगता है आपने कुछ पढ़ा भी था या नहीं पढ़ा था। तो एनालिटिकल एबिलिटी मेरे हिसाब से तो एक ही चीज से डेवलप हो सकती है, सेल्फ डिपेंडेंट आपको बनना पड़ेगा। अपने ऊपर डिपेंडेंट रहिए, अपना सॉल्यूशन खुद पहले प्रिपेयर कीजिए, बाद में मॉडल आंसर कंपेयर कीजिए। और मैंने आपको 2-3 लेक्चर में भी पहले बोला हूं, आईसीआई जितना मैं जानता हूं आईसीआई को पिछले 15 ईयर से, कभी भी वो ये चेक नहीं करेगा कि उनका सजेस्टेड आंसर और आपका आंसर बिल्कुल मैच हो जाए। पेपर चेकर को क्या चाहिए, पेपर चेकर को पॉइंट वाइज आंसर चाहिए और लॉजिकल मैनर में आंसर का प्रेजेंटेशन चाहिए। अगर आपने पॉइंट वाइज लिखा है, मेन लाइन को अंडरलाइन किया है या मेन कीवर्ड्स को हाईलाइट किया है, दैट विल बी अ वेरी वेरी गुड प्रेजेंटेशन फ्रॉम योर पॉइंट। ठीक है, चलो अब फाइनली बेटा स्टार्ट करते हैं अपन एसआरटीपी को। और इसमें अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे तो एज सच आपको सिर्फ एक ही नया क्वेश्चन मिलेगा एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 5B। बाकी जितने क्वेश्चन इस एमटीपी में दिए गए हैं वो लगभग आपके स्टडी मटेरियल या जो आईसीआई का ऑलरेडी पब्लिश मटेरियल है इन द फॉर्म ऑफ आरटीपी, एमटीपी या आईसीआई की वेबसाइट में भी एडिशनल क्वेश्चन दिए गए, वहां से आया है। इट डजंट मीन्स कि आरटीपी नॉर्मल है। जिन बच्चों ने पूरा प्रिपरेशन करके ये आरटीपी दिया है, सही में बहुत अच्छी आरटीपी, बहुत अच्छा एमटीपी आपका डिजाइन है। मॉक टेस्ट पेपर रियल टेस्ट होगा, हर एक टॉपिक को एक्सटेंसिवली उन्होंने कवर किया है। जितना वेटेज देना चाहिए था न्यूमेरिकल को उतना ही वेटेज दिया, जितना एप्लीकेशन को वेटेज देना चाहिए था उतना ही वेटेज दिया गया है। बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप देखेंगे न्यू क्वेश्चंस, तो इसमें सिर्फ आपको एक ही क्वेश्चन मिलेगा एंड दैट इज आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 का सब पार्ट बी है, जो न्यू है ऑल टुगेदर, जो ऑलरेडी आईसीआई के पब्लिश मटेरियल में नहीं है, लेकिन वो अपने आप में बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले अपन शुरुआत ही वहीं से करेंगे अपने लेक्चर की, बाकी ये सब चीज है। दूसरा एक और कम्युनिकेशन फॉर द टाइम में, आज 19 मई है, आज ही आईसीआई ने रिलीज किया है। जब तक आपको इसका सजेस्टेड आंसर मोस्ट प्रॉब्ली 21 मई को आईसीआई पब्लिश करेगा, तो उसके पहले अगर आप ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं तो वीडियो लेक्चर की लिंक में ही बेटा आपको इसके आंसर का एक पीडीएफ मिल जाएगा। मैंने क्या किया, जो भी आईसीआई के सजेस्टेड आंसर है उसका एक पीडीएफ बना के मैंने आपके सामने रखा हूं, ताकि जिन बच्चों का जुलाई 20 अटेम्प्ट है उनके पास बहुत कम समय है, तो कम समय में जब आपने एमटीपी ऑलरेडी सॉल्व कर लिया तो सॉल्यूशन भी आप देख ले, ताकि जो इंप्रूवमेंट है वो 2 दिन आपको इंतजार उसके लिए ना करना पड़े। ठीक है, तो जो क्वेश्चन इसमें ऑल टुगेदर न्यू है दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। मैं उसी से स्टार्ट कर रहा हूं इस आरटीपी को, और बाकी क्वेश्चन भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जरूर अनडाउटेडली, लेकिन जो मेरा मेन पर्पस है कि जो नए क्वेश्चन है पहले बच्चों के साथ वो डिस्कस कर लो, ताकि नवंबर 20 वाले जो स्टूडेंट है वो कम से कम समय में ये जान ले कि इस एमटीपी में नया क्या है ना। आइए आप क्वेश्चन नंबर 5 से मैं स्टार्ट कर रहा हूं बेटा इस आरटीपी को। क्वेश्चन नंबर 5A ऑलरेडी आपके स्टडी मैट में अवेलेबल है। जो ऑल टुगेदर न्यू क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट, जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, चैप्टर नंबर 12 से रिलेटेड है। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर ए। ये जो क्वेश्चन है ये चैप्टर नंबर 6 का जो रेलिवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल है
वो ये चेक करता है। पहले कुछ बेसिक चीजें मैं आपको रिकॉल करा दूं रेलिवेंट कॉस्टिंग की, उसके बाद फिर इस क्वेश्चन को अपन पढ़ना चालू करते हैं। रेलिवेंसी और इररेलिवेंसी डिसाइड होती है दो कंडीशन से। अगर दोनों की दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो वो मेरे लिए रेलिवेंट कॉस्ट है। दोनों में से एक कंडीशन भी अगर वो फुलफिल नहीं होती है तो मेरे लिए इररेलिवेंट कॉस्ट है। रेलिवेंट कॉस्ट है मतलब उसे मुझे अपने डिसीजन मेकिंग में शामिल करना है। बट इफ इट इज एन इररेलिवेंट कॉस्ट इट हैज टू बी एक्सक्लूडेड व्हाइल मेकिंग द डिसीजन। ठीक है, ये पहला पॉइंट। रेलिवेंट कॉस्ट भी अलग अलग नेचर ऑफ कॉस्ट के आपको अलग अलग आइडेंटिफाई करना पड़ता है। मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड और मशीन कॉस्ट। इस क्वेश्चन में जो आपको टेस्ट किया है वो सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल की रेलिवेंसी कॉस्ट टेस्ट किया है। रॉ मटेरियल में आपके पास 3 वैरायटी के क्वेश्चन होते हैं। रॉ मटेरियल नॉट इन स्टॉक बट रिक्वायर्ड इन स्पेशल ऑर्डर, रॉ मटेरियल इन स्टॉक एंड रेगुलर यूज रॉ मटेरियल, एंड रॉ मटेरियल इन स्टॉक बट इररेगुलर यूज रॉ मटेरियल। ठीक है बेटा, 2 रॉ मटेरियल से रिलेटेड आपको बहुत बहुत कम सोचना पड़ता है, एंड दैट इज जो रॉ मटेरियल मेरे पास स्टॉक में नहीं है या जो रॉ मटेरियल मेरे पास स्टॉक में है लेकिन रेगुलर यूज है, उनसे रिलेटेड एक बहुत सिंपल शॉर्टकट है। जस्ट आप वो शॉर्टकट अप्लाई कीजिए, यू विल गेट द आंसर। और वो शॉर्टकट है, जितनी क्वांटिटी मुझे स्पेशल ऑर्डर में लग रही है वो मुझे परचेज करना पड़ता है एट करेंट रिप्लेसमेंट प्राइस। तो 2 टाइप ऑफ रॉ मटेरियल के लिए कभी भी आपको एग्जामिनेशन में भी एक्स्ट्रा 10 सेकेंड भी नहीं देना है। और वो 2 रॉ मटेरियल है, मटेरियल नॉट इन स्टॉक, मटेरियल इन स्टॉक बट रेगुलर यूज। इनमें सीधा कितनी क्वांटिटी मुझे चाहिए मल्टीप्लाई बाय करंट रिप्लेसमेंट प्राइस। जो मटेरियल ओ और पी है वो डेफिनेटली यहां पे इररेगुलर यूज रॉ मटेरियल है। कोई शॉर्टकट अवेलेबल नहीं है, क्वेश्चन की डिटेल पढ़ के आपको बताना पड़ेगा कि क्या अमाउंट रेलिवेंट है, क्या अमाउंट इररेलिवेंट है। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5A। Golden Paints is a manufacturer of industrial dye. It has received an order for 200 kg of powder dye that needs to be customized to certain specification. मेरा जो क्लाइंट है वो गोल्डन पेंट्स है, इंडस्ट्रियल डाई बनाते हैं। इन्हें एक स्पेशल ऑर्डर मिला है जो 200 kg इनको डिलीवर करना है। द जॉब वुड रिक्वायर द फॉलोइंग मटेरियल। उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए टोटल 4 रॉ मटेरियल लगेंगे। सेकेंड कॉलम में मुझे दे रहा है कितनी क्वांटिटी लगेगी इस ऑर्डर में, कितनी क्वांटिटी ऑलरेडी मेरे पास स्टॉक में है, बुक वैल्यू दिया है, रियलाइजेबल वैल्यू दिया है और रिप्लेसमेंट कॉस्ट दिया है। ध्यान दीजिएगा, पूरे रेलिवेंट कॉस्टिंग में कभी भी बुक वैल्यू आपके लिए कोई काम का नहीं होगा, बिकॉज इट्स अ पास्ट कॉस्ट। क्योंकि रेलिवेंट होने के लिए वो कॉस्ट फ्यूचर कॉस्ट होनी चाहिए और वो फ्यूचर कॉस्ट मेरे डिसीजन के अकॉर्डिंगली चेंज होना चाहिए। क्योंकि इसकी लाइबिलिटी ऑलरेडी इंकर्ड हो चुकी है, इसलिए हमारे लिए पास्ट कॉस्ट है, एंड पास्ट कॉस्ट विल नेवर बी अ रेलिवेंट कॉस्ट इन डिसीजन मेकिंग। जब आप मटेरियल एम चेक कर रहे हो तो मटेरियल एम का स्टॉक मेरे पास कुछ भी नहीं है, मतलब मटेरियल एम नॉट इन स्टॉक है। तो जितनी रॉ मटेरियल की क्वांटिटी की मुझे रिक्वायरमेंट है उतनी रॉ मटेरियल की क्वांटिटी मुझे मार्केट से परचेज करना पड़ेगा। सो अमाउंट टू बी स्पेंड ड्यू टू दिस स्पेशल ऑर्डर विल बी 2000 इंटू 8 16,000 रुपी मेरी रॉ मटेरियल एम की कॉस्ट आएगी। ठीक है साहब, एन के बारे में पढ़िए, बहुत एक इंपॉर्टेंट वर्ड दिया एडिशनल पॉइंट नंबर 1 में। मटेरियल एन इज यूज रेगुलरली इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ डाई दैट गोल्डन पेंट्स प्रोड्यूसेस। तो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड दे दिया, मटेरियल एन मेरे लिए रेगुलर यूज रॉ मटेरियल है। एंड माइंड इट, जब भी रेगुलर यूज रॉ मटेरियल होगा तो जैसे ही इसका स्टॉक लेवल कम होता है मुझे वापस से इसको परचेज करना पड़ता है ताकि मैं इसका लेवल ऑफ स्टॉक मेंटेन कर पाऊं। तो यहां पे रेगुलर यूज रॉ मटेरियल में मेरे पास कितना स्टॉक है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूरा 3000 क्वांटिटी मुझे परचेज करना पड़ेगा एट द रेट ₹10। तो 3000 इंटू 10 30,000 रुपी मेरे लिए रेलिवेंट रॉ मटेरियल कॉस्ट होगी एन की। सर आपने रियलाइजेबल वैल्यू क्यों नहीं लिया? कभी भी रेगुलर यूज रॉ मटेरियल को बेचा नहीं जाता है। आपने पढ़ा है बेसिक में, रेगुलर यूज रॉ मटेरियल विल नेवर एवर बी सोल्ड। तो चाहे ऑर्डर आए या ऑर्डर ना आए, मैं इस रेगुलर यूज रॉ मटेरियल को कभी भी नहीं बेचता। तो 8 रुपये मेरे लिए कोई काम के नहीं है। आइए अब ओ और पी के बारे में। इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल ओ एंड पी आर फ्रॉम स्टॉक दैट वर परचेज्ड इन एक्सेस प्रीवियसली। मतलब
पिछले ऑर्डर के लिए हमने ज्यादा परचेज कर लिया था। मटेरियल ओ हैज नो अदर यूज देन फॉर दिस स्पेशल ऑर्डर। मटेरियल ओ का कोई भी यूज नहीं है। अब कुछ बात नहीं कर रहा है मटेरियल ओ की, तो जब आप मटेरियल ओ का कॉलम देखेंगे तो यहां पे आपको रियलाइजेबल वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कितना चाहिए मुझे 2000, कितना अवेलेबल है मेरे पास स्टॉक में 1400। 2000 चाहिए, 1400 मेरे पास अवेलेबल है। तो सबसे पहले अगर ये स्पेशल ऑर्डर नहीं आता तो 1400 क्वांटिटी में मार्केट में बेच देता। क्या रेट पे? 9 रुपए की रेट से। तो मुझे क्या होता? इनफ्लो होता। 1400 इंटू 9 का मुझे इनफ्लो होता। लेकिन चूंकि अब ये स्पेशल ऑर्डर में ही कंज्यूम हो जाएगा, इसलिए अब वो मार्केट का इनफ्लो मेरा नहीं हो पाएगा। तो इनफ्लो टू बी अवॉइडेड ड्यू टू स्पेशल ऑर्डर के कारण 1400 इंटू 9 मेरे लिए रेलिवेंट कॉस्ट होगा। सिंपल टर्म में आप इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोल सकते हो। क्लियर है? सेकेंड, जो क्वांटिटी आपके पास नहीं है फिर भी आपको वो स्पेशल ऑर्डर में लग रही है 2000 माइनस 1400, मतलब 600 क्वांटिटी मुझे स्पेशल ऑर्डर में चाहिए लेकिन मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो सिर्फ मेरे पास एक तरीका है, वो 600 क्वांटिटी को मैं मार्केट से बाय कर लूं एट द रेट ₹14। तो ये मेरे लिए रेलिवेंट कॉस्ट हो गई। 1400 इंटू 9 इनफ्लो टू बी अवॉइडेड ड्यू टू स्पेशल ऑर्डर एंड 600 इंटू 14 अमाउंट टू बी स्पेंड ड्यू टू स्पेशल ऑर्डर। क्लियर है बेटा? अब पी का यहां पे एक इंटरप्रिटेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा है, ध्यान से बढ़िया है। मटेरियल पी कैन बी यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर 700 यूनिट्स ऑफ मटेरियल जेड which currently cost ₹11 per unit. The company doesn't have any inventory of material Z currently. जो मटेरियल P है वो भी आपके पास एक्सेस है, उसका कोई यूज नहीं है। तो मटेरियल P को अब आप सब्स्टिट्यूट में यूज कर सकते हो मटेरियल Z में। 500 क्वांटिटी P की कितनी क्वांटिटी रिप्लेस कर देगी मटेरियल Z की? 700। और हर एक यूनिट Z की दैट इज सब्स्टिट्यूट रॉ मटेरियल की कितने रुपए में आती है? 11 रुपए में। ठीक है, तो बताओ बेटा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? मटेरियल पी से रिलेटेड जब आप चेक करेंगे तो ये एक मिसकंसेप्शन है कि यहां पर सब्स्टिट्यूट वैरायटी है। नहीं, बहुत ध्यान समझिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मटेरियल पी इज नॉट ओनली अ सब्स्टिट्यूट वैरायटी बट यहां पे मेरे पास चॉइस है। अब न्यूमेरिकल डेटा कुछ ऐसा है कि जिन बच्चों ने वो चॉइस के बारे में नहीं भी सोचा, लकीली उनका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है क्योंकि न्यूमेरिकल डेटा सजेस्ट कर रहा है ऐसा। लेकिन एग्जामिनेशन में अगर थोड़ा भी चेंज आ जाएगा ना तो ये पॉइंट बड़ा स्पेशल होगा जो मैं आपको कम्युनिकेट कर रहा हूं। बहुत ध्यान समझिएगा, मटेरियल पी को ना सिर्फ मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, अगर सिर्फ सब्स्टिट्यूट वाला ऑप्शन होता तो रियलाइजेबल वैल्यू में फिर मेरे पास 0 अमाउंट होता या नॉट अप्लीकेबल होता जैसा यहां पे दिया हुआ है। लेकिन अगर रियलाइजेबल वैल्यू वाले कॉलम में भी अमाउंट दिया हुआ है, मतलब मेरे पास मटेरियल पी से रिलेटेड चॉइस है। या तो मैं मटेरियल पी को सब्स्टिट्यूट में यूज कर लूं या तो मैं मटेरियल पी को मार्केट में रीसेल कर दूं। दोनों में से वो ऑप्शन चूज करूंगा जो मेरे लिए बेनिफिशियल ऑप्शन होगा। अब देखिए कैसा यहां पे लक काम देता है कि बच्चे ने अगर रीसेल ऑप्शन के बारे में नहीं भी सोचा तो भी उसका सही हो जाता है, क्योंकि जब आप पी की 500 यूनिट 12 रुपए में बेचोगे तो यू विल गेट एन इनफ्लो ऑफ ₹6000। जबकि इसी को अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आप अपना 7700 का आउटफ्लो अवॉइड कर पाओगे अगर ऑर्डर नहीं आता तो डेफिनेटली आपके लिए बेनिफिट किसमें ज्यादा है? सब्स्टिट्यूट करने में बेनिफिट ज्यादा है, क्योंकि आपका आउटफ्लो अवॉइड होने से बच जाएगा 7700 से। तो देखिए आंसर 6000 यहां पे नहीं चूज हो रहा है, 7700 चूज हो रहा है। तो वही समझा रहा हूं, अगर आप इस ऑप्शन के बारे में नहीं भी सोचते तो बाय डिफॉल्ट आपका सही हो जाता। लेकिन अगर इसी को मैं 16 रुपए कर दूं तो पूरा गेम ही चेंज हो जाता है बेटा। इस सिचुएशन में 500 इंटू 16 8000 रुपए मुझे इनफ्लो हो रहा है, जबकि सब्स्टिट्यूट करने से मुझे बेनिफिट हो रहा है सिर्फ 7700। तो डेफिनेटली फिर मैं रीसेल में जाता। तो ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हालांकि इसका डायरेक्ट यूज नहीं है, लेकिन एग्जामिनेशन में कभी भी थोड़ा भी न्यूमेरिकल डेटा चेंज किया तो ये वाला चीजें काम आ सकती है। ठीक है सर, तो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया कि मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, सब्स्टिट्यूट करना मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो 7700 का बेनिफिट तब होता जब ऑर्डर नहीं आता। तो अब ये बेनिफिट नहीं हो पाएगा, मतलब अब मुझे मार्केट से ही मटेरियल जेड परचेस करना पड़ेगा। 700 मल्टीप्लाई बाय 11 तो 7700 रुपए की मेरी रेलिवेंट कॉस्ट आएगी मटेरियल पी से रिलेटेड। तो फाइनल आंसर क्या हुआ? 2000 इंटू 8, 3000 इंटू 10,
1400 into 9, 600 into 14 and the last one is 700 into 11. इन सब का टोटल आपके लिए रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल है। ठीक है, अब आइए बेटा, अब जो वर्ब दिया है, मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियो में इसके ऊपर बहुत फोकस किया हूं कि आपको क्या आता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पेपर चेकर को। यस यस यस, थोड़े हार्ड वर्ड यूज कर रहा हूं, मजबूरी। आपको क्या आता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। जिस दिन आप ये सीख जाओगे कि आईसीआई आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है एज अ सीए फाइनल स्टूडेंट, मान के चलिएगा जो भी अटेम्प्ट है वो आपका लास्ट अटेम्प्ट है। रिपीट, जिस दिन आपने ये समझ लिया कि आईसीआई आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, उस वे पे अगर आपने अपनी प्रिपरेशन को पूरा ड्राफ्ट किया है, कोई रीजन नहीं है कि आप उस अटेम्प्ट में सक्सेसफुल ना हो। 100% सक्सेस मिलेगी, क्योंकि आपने अपने मन की नहीं किया है। जो आईसीआई चाहता है आपसे वो अगर आप करेंगे तो इंपॉर्टेंट है। और देखिए, आईसीआई डायरेक्टली तो कम्युनिकेट नहीं करेगा बेटा, वो आरटीपी एमटीपी अपने वेबसाइट के थ्रू, नए नए पब्लिकेशन के थ्रू कम्युनिकेट करता है कि इस पेपर की हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। तो बहुत एक इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है इस पेपर की, वर्ब का मीनिंग जानना, और उस वर्ब के मीनिंग के अकॉर्डिंगली ही आपको अपना आंसर देना है। तो यहां पे जो वर्ब है वो है एनालाइज वर्ड, और एनालाइज का आईसीआई की जब आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको एक पीडीएफ मिलेगी, और वो पीडीएफ माइट भी सभी बच्चों ने देखा ही होगा। वहां पे डिफरेंट वर्ब्स के मीनिंग बताए गए कि किन किन वर्ब का क्या क्या मीनिंग है। तो जब आप एनालाइज का मतलब देखेंगे तो यहां पे दो चीजें एकदम सिंपल भाषा में, न सिर्फ आपको कंप्यूटेशन करना है बल्कि उस कंप्यूटेशन को लैंग्वेज में भी आपको प्रेजेंट करना है। जैसे आपने ये आंसर तो बता दिया कि भैया m जो है वो 2000 इंटू 8 है, ये हुआ न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन नहीं पूछा है उसने, एनालिसिस पूछा है, तो हम बोलेंगे सिंस मटेरियल m इज नॉट इन रेगुलर यूज देयरफॉर वी हैव टू परचेज दिस क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल। फिर हम लिखेंगे n में कितना क्वांटिटी ऑफ स्टॉक है, वो हमारे काम का नहीं है क्योंकि ये रेगुलर यूज रॉ मटेरियल है। 8 रुपए के बारे में लिखेंगे, रेगुलर यूज रॉ मटेरियल को कभी भी बेचा नहीं जाता। जब यही चीजें आप अपने जो लॉजिक डेवलप करके जब आप न्यूमेरिकल कैलकुलेशन कर रहे हो, वही लॉजिक को आपको जब लिख देते हो आप लैंग्वेज में, तो कंप्यूटेशन प्लस लैंग्वेज इज इक्वल टू एनालिसिस। तो एनालिसिस वर्ड बन जाएगा। तो एनालिसिस करना है आपको कि कितनी रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल आएगी। तो ऑलरेडी ये क्वेश्चन था बेटा, बड़े कंफर्टेबल रहे होंगे जब मैंने आपके साथ अभी ये डिस्कशन किया होगा। अब मैं आता हूं इस एमटीपी का एक्सक्लूसिव क्वेश्चन जो अभी तक अवेलेबल नहीं था, फर्स्ट टाइम अवेलेबल है। बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 5 पेज नंबर 7 में है बेटा, अगर आपके पास सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है या हार्ड कॉपी अवेलेबल है एमटीपी की। तो जेडएम इंडियन कंपनी इज अ फैमिली रन बिजनेस इन कंट्री जेड। तो क्लाइंट का नाम है जेडएम, ये कंट्री जेड में है। इट मैन्युफैक्चर 2 टाइप्स ऑफ फ्लोरिंग रोल, वन फॉर इंडस्ट्रियल यूसेज एंड द अदर फॉर डोमेस्टिक रेसिडेंशियल यूज। तो बनाते वो फ्लोरिंग रोल है, लेकिन दो ऑल टुगेदर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ कस्टमर है उनके, इंडस्ट्रियल यूसेज और डोमेस्टिक रेसिडेंशियल यूज। डेफिनेटली कस्टमर की कैटेगरी अलग अलग है तो उनकी रिक्वायरमेंट भी अलग होगी, तो दोनों प्रोडक्ट ऑल टुगेदर डिफरेंट है। ठीक है। थ्रू आउट मेनलैंड ऑफ कंट्री जेड, कंपनी स्टार्टेड विद द प्रोडक्शन ऑफ रेसिडेंशियल डोमेस्टिक फ्लोरिंग। इट इज नाउ एन एस्टेब्लिश्ड प्लेयर इन दिस मार्केट। कंपनी ने कई सालों पहले स्टार्ट कर दिया था डोमेस्टिक फ्लोरिंग, आज कंपनी उस सेगमेंट में एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है। इन द रीसेंट ईयर कंपनी पायनियर्ड इनटू मेकिंग फ्लोरिंग रोल फॉर इंडस्ट्रियल यूसेज। रिसेंटली कंपनी ने अभी इंडस्ट्रियल यूसेज के लिए भी फ्लोरिंग में एंटर किया है। द मैनेजमेंट हैज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द बजटेड एंड एक्चुअल डेटा फॉर 2019। ठीक है। तो फर्स्ट पैरा क्या बोल रहा है बेटा, हमारे क्लाइंट का नाम जेडएम है, कंट्री जेड में वो वर्क करते हैं। 2 टाइप के प्रोडक्ट तो एक ही है फ्लोरिंग रोल, लेकिन 2 डिफरेंट कैटेगरी ऑफ कस्टमर है, इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक। डोमेस्टिक से ही इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, आज वो हम एस्टेब्लिश्ड प्लेयर के रूप में जाने जाते हैं उस सेगमेंट में। हमने रिसेंट ईयर में इंडस्ट्रियल यूसेज के लिए भी फ्लोरिंग स्टार्ट किया है। अब हमें बजटेड और एक्चुअल डेटा दे रहा है 2019 का। ठीक है। पर्टिकुलर्स दिया है। स्टैटिक बजट का मतलब होता है फिक्स बजट, जो बजट बनाया गया था साल के शुरुआत में, और ये कैलेंडर ईयर है 2019 बोला है, तो जनवरी 2019 में जो हमारे पास पूरे ईयर का डेटा अवेलेबल था उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, और एट द ईयर एंड हमें एक्चुअल रिजल्ट भी पता लगा है। यूनिट सेल्स दिया है इन रोल्स, मतलब इसका यूनिट डिनोमिनेशन रोल्स है।
इन थाउजेंड्स में दिया है, और कंट्रीब्यूशन मार्जिन जब आप देखेंगे बेटा तो ये इन मिलियंस में दिया है ना। सबसे पहले अगर मैं इसको एकदम नॉर्मली कन्वर्ट कर लूं तो अपन ज्यादा कंफर्टेबली इस क्वेश्चन को और अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। ये 2 लाख क्वांटिटी है, ये 6 लाख क्वांटिटी है, ये 8 लाख क्वांटिटी है। और कंट्रीब्यूशन मार्जिन जब आप देखेंगे तो पर यूनिट में नहीं दिया, ये टोटल में दिया और वो भी मिलियन है। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, तो 10 मिलियन इज इक्वल टू 100 लाख रुपी का मार्जिन है। यहां पे 24 लाख रुपी का मार्जिन है, और टोटल मार्जिन इनका 34 लाख है। ये इन्होंने बजट में एस्टिमेट किया था ड्यूरिंग द ईयर कैलेंडर ईयर 2019। एक्चुअल रिजल्ट जब आप देख रहे हो तो इंडस्ट्रियल यूनिट रही 2,70,000, 270,000 में दिया बेटा, कंफर्टेबल हो, 2,70,000। डोमेस्टिक इज 5,70,000 एंड द टोटल यूनिट सोल्ड इज 8,40,000 यूनिट्स। ठीक है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन जब आप देखेंगे तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपको एक सरप्राइज होगा, यहां पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन यहां पे कम हुआ है। आपका बजटेड मार्जिन था 340 लैक्स, 34 नहीं, 340 लैक्स आपका बजटेड मार्जिन था, जबकि एक्चुअली जब आप देखेंगे तो आपका 282 लैक्स ही आपका मार्जिन है। मतलब मार्जिन आपका यहां पे कहीं ना कहीं कम हुआ है। ठीक है भाई, देखते हैं इसको अपन क्यों हुआ ऐसा। इन लेट 2018, मतलब लगभग 2018 के एंड में, जबकि आपको डेटा कब का दिया है, 2019 का, मार्केटिंग रिसर्च एस्टिमेटेड मार्केट वॉल्यूम फॉर इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक फ्लोरिंग रोल एट 8 मिलियन रोल्स, है ना। यहां पे आगे बताया गया है, एम का मतलब मिलियन से इनका, ठीक है। 8 मिलियन मतलब 80 लैक्स रोल का आपने सोचा था 2018 में। आपने सोचा था कि एस्टिमेटेड मार्केट, एस्टिमेटेड मतलब है 2018 के लिए नहीं, 2018 के एंड में आपने एस्टिमेट किया होगा नेक्स्ट ईयर के लिए कि इंडस्ट्री की सेल, सबसे इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, मार्केट वॉल्यूम कितने रोल रहने वाला है, 8 मिलियन, मतलब 80 लैक्स यूनिट आपकी मार्केट की डिमांड है। एक्चुअल मार्केट वॉल्यूम फॉर 2019 वाज 7 मिलियन, मतलब 70 मिलियन रोल ही बेचे गए। तो अगर आप मार्केट देखेंगे तो ओवरऑल इंडस्ट्री में डाउनफॉल आया है। आप सोचिए बेटा इसके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। 2018 के एंड में हमने एस्टिमेट किया था, एस्टिमेट मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए किया होगा, कि टोटल इंडस्ट्री का वॉल्यूम 8 मिलियन रहेगा, मतलब 80 लाख यूनिट मार्केट में सोल्ड आउट होगी। जबकि मार्केट में जो यूनिट सोल्ड आउट हुई है वो जस्ट 7 मिलियन, दैट इज 70 लाख यूनिट सोल्ड आउट हुई है। तो ओवरऑल इंडस्ट्री आप देखेंगे तो इंडस्ट्री में डाउनफॉल है। और ये जो आपको वॉल्यूम दिया है ये इंडस्ट्रियल का भी है, ये डोमेस्टिक का भी है, दोनों का मिलाकर है। ठीक है साहब। एक्चुअल सेल ट्रेंड ऑफ कंपनी इज इंडिकेटिव ऑफ द सेल ट्रेंड फॉर इंडिविजुअल प्रोडक्ट इन द फ्यूचर ईयर्स। ये लाइन बड़ी काम की है जब आप अभी रिक्वायरमेंट पार्ट पढ़ेंगे, कि जो एक्चुअल सेल हुई है कंपनी की वो एक इंडिकेशन हमें देगा कि फ्यूचर ईयर में इंडिविजुअल प्रोडक्ट की सेल क्या रहने वाली है। इट इज लाइकली दैट they might continue to sell a similar sales trajectory. Okay, a newly appointed management accountant has computed the following variances. मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो न्यूली अपॉइंटेड है उसने कुछ वेरियांस कंप्यूट करके दिया है, सेल्स वेरियांस दिया है, फिर उसको उसने दो पार्ट में बांटा है, मिक्स वेरियांस और क्वांटिटी वेरियांस। फिर डोमेस्टिक को और बाइफरकेट किया है, इंडस्ट्रियल को और बाइफरकेट करके दिया है, फिर सेल्स क्वांटिटी वेरियांस को उन्होंने दो पार्ट में बाइफरकेट किया है, मार्केट साइज एंड मार्केट शेयर वेरियांस। ठीक है साहब। मैं चाहूंगा बेटा एक बार आप इस क्वेश्चन को दोबारा अपने लेवल पे और पढ़े। मैं आपको 3 मिनट्स का टाइम दे रहा हूं, क्योंकि जब तक क्वेश्चन आप नहीं समझेंगे आप उसका जो एनालिटिकल पार्ट है वो नहीं कर पाएंगे, है ना। तो मैं आपको 3 मिनट्स दे रहा हूं, कुछ भी आपको सॉल्यूशन नहीं करना है, कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, कोई कैलकुलेशन में भी, कैलकुलेटर में भी आपको कैलकुलेशन नहीं करना है। सिर्फ एक बार आपको अपने लेवल पर जितना इस पेज में दिया है, पेज नंबर 7 में, एक बार आप ये पढ़िए, फिर रिक्वायरमेंट पार्ट पढ़ते हैं, फिर इस क्वेश्चन को समझना चालू करते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, मॉक टेस्ट पेपर 2020 का, है ना। चलिए 3 मिनट्स है आपके पास।
चलिए पढ़िए बेटा, तो स्टार्ट करो अभी क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट पार्ट पढ़ते हैं। रिक्वायरमेंट पार्ट क्या बोल रहा है, क्योंकि इसका सबसे मेन जो पार्ट है ना, जहां से आप मार्क्स पूरे अवेल कर सकते हो, वो है रिक्वायरमेंट पार्ट को आपने कितना बारीकी से समझा है। Assuming yourself as a performance management expert of the company, ठीक है, थोड़ा चढ़ा रहा है आपको कि आप परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक्सपर्ट हो, तो आंसर भी आपसे एक्सपर्ट लेवल का एक्सपेक्ट करेगा वो। द सीईओ हैज आस्क्ड यू टू एडवाइस। अब ध्यान दीजिएगा, ये एडवाइस वर्ड जो आया फिर भी ये वर्ब का खेल है। एडवाइस में आपको फाइनेंशियल के साथ साथ नॉन फाइनेंशियल डेटा भी देना होता है। एडवाइस में आपको एक डिटेल को दूसरे डिटेल के साथ लिंक करना होता है। मैं बताऊं, देखिए आप आइए, एडवाइस का मतलब क्या है, ये जब तक आप ये वर्ड नहीं समझेंगे बेटा तो इसका इंपॉर्टेंस नहीं आएगा। सबसे पहले जो आईसीएआई ने एक पीडीएफ पब्लिश किया था इन अक्टूबर 2019, उसका बहुत इंपॉर्टेंस है। तो पहले अपन एडवाइस का मतलब समझ ले। एडवाइस रिक्वायर्स टू बिल्ड अप अ गुड कॉम्प्रिहेंसिव आर्ग्यूमेंट that leads to one or more choices for the owner or manager to consider। मतलब इसमें आपको एक आर्ग्यूमेंट टाइप का पूरा एक्सप्लेनेशन देना है जो कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, मतलब डिटेल्ड होना चाहिए, जो ओनर्स को अपने डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल रहे। ठीक है साहब, तो जो वर्ब यूज हुआ है वो एडवाइस वर्ड यूज हुआ है। ठीक है, आगे एडवाइस स्ट्रेटेजिक इनपुट ऑन टू टाइप्स ऑफ फ्लोरिंग रोल टू हेल्प आउट हर इन स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। वापस पढ़ लीजिए बेटा इस लास्ट लाइन को, इसी लाइन के आधार पे पूरे क्वेश्चन इसका आंसर ड्राफ्ट होगा। अभी तक आईसीएआई ने इसका आंसर रिलीज नहीं किया है। मैं बात कर रहा हूं 19 मई, जिस दिन ये एमटीपी रिलीज हुआ था उसी दिन मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो हाल फिलहाल अभी आपके पास आज और टुमारो सजेस्टेड आंसर अवेलेबल नहीं है, तो मैं अपने थॉट्स के हिसाब से आपको बताता हूं कि क्या इसका एक्सपेक्टेड आंसर होना चाहिए। जब आईसीएआई का आंसर आएगा तो मैं भी अपने आप को अपडेट करूंगा कि क्या जो मैं सोच रहा हूं उससे बेटर और आंसर हो सकता था। आप भी एक बार जरूर चेक कीजिएगा जब आईसीएआई सजेस्टेड आंसर रिलीज कर दे। ये डिस्क्लेमर ही है, जो भी मैं यहाँ पे आपको एडवाइस बताऊंगा, स्ट्रेटेजी बताऊंगा, ये मेरी खुद की थॉट प्रोसेस है कि इस क्वेश्चन में हमें इस प्रकार से आंसर देना चाहिए। अभी तक आईसीएआई ने इसका आंसर रिलीज नहीं किया है। एक्सपेक्टेड है कि वो 21 मई को इसका आंसर रिलीज करेंगे। एडवाइस स्ट्रेटेजिक इनपुट, इनपुट नहीं बोला है, स्ट्रेटेजिक मतलब जब भी आप स्ट्रेटेजी बनाएंगे फ्यूचर के लिए तो उसके लिए क्या इनपुट आप दे सकते हो दोनों टाइप की फ्लोरिंग के लिए, मतलब दोनों टाइप के प्रोडक्ट के लिए, ताकि जब हम स्ट्रेटेजिक लेवल पर डिसीजन ले तो आपने जो हमें इनपुट दिया है उस इनपुट के द्वारा हमें डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प मिले, है ना। ये चीज करना है बेटा। एडवाइस स्ट्रेटेजिक इनपुट ऑन द टू टाइप्स ऑफ फ्लोरिंग फोल, दैट इज टू टाइप ऑफ प्रोडक्ट टू हेल्प आउट इन स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। मैं अगेन रिपीट कर देता हूं, हमें यहां पे कुछ स्ट्रेटेजीज बना के देना है, उन्हें इनपुट देना है, ताकि जब वो डिसीजन ले दोनों प्रोडक्ट के बारे में फ्यूचर में, तो जो हमने उन्हें बताया है इनपुट के रूप में, स्ट्रेटेजिक जो इनपुट दिया है, वो उनको मदद करेगा उनके डिसीजन मेकिंग में। तो सबसे पहले अपन चाहेंगे कि जो आंसर दिया हुआ है न्यूमेरिकल आंसर, इसको पहले अपन वैलिडेट कर लेते हैं कि कहीं मैनेजमेंट अकाउंटेंट ने इसको फाइंड आउट करते समय गलती तो नहीं किया है। ठीक है, तो इसमें कंसेप्ट आ रहा है बेटा मार्केट साइज और मार्केट शेयर वेरिएंस। पहले मैं उसके बारे में आपके साथ डिस्कशन करना चाहूंगा, फिर अपन इसका न्यूमेरिकल पार्ट चेक करते हैं। मार्केट साइज वेरिएंस को हम बोलते हैं अनकंट्रोलेबल पोर्शन। आई रिपीट, मार्केट साइज वेरिएंस को हम बोलते हैं अनकंट्रोलेबल पोर्शन, मार्केट शेयर वेरिएंस को हम बोलते हैं कंट्रोलेबल पोर्शन। मार्केट साइज कैसे निकाला जाता है बहुत ध्यान समझिएगा बेटा, फिर अपन इसको कैलकुलेशन में कन्वर्ट करेंगे। इंडस्ट्री में कितनी सेल होनी चाहिए थी और इंडस्ट्री में कितनी सेल हुई है। इंडस्ट्री में कितनी सेल होनी चाहिए थी और इंडस्ट्री में कितनी सेल हुई है, इन दोनों को जब आप कंपेयर करोगे तो आपको पता लगेगा कि इंडस्ट्री में सेल ज्यादा हुई या कम हुई। अब उस इंडस्ट्री में हम एक कंपनी है, तो उस इंक्रीज या डिक्रीज ऑफ सेल जो इंडस्ट्री की है, हमारे बजटेड मार्केट शेयर के हिसाब से हमारे ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ना चाहिए था, यह कहलाएगा मार्केट साइज वेरिएंस। फिर से मैं बोलता हूं, इंडस्ट्री की सेल जो कम ज्यादा हुई उसमें हमारे बजटेड मार्केट शेयर के हिसाब से हमारे ऊपर
क्या इंपैक्ट आना चाहिए था, दैट इज मार्केट साइज वेरिएंस। एंड व्हाट इज मार्केट शेयर वेरिएंस? जितनी सेल हमने एक्चुअली किया, द एक्चुअल सेल वी हैव मेड, इसको हम कंपेयर करते हैं कि अगर हम अपना बजटेड मार्केट शेयर मेंटेन करके सेल करते तो हमारी कितनी सेल होनी चाहिए थी उस एक्चुअल इंडस्ट्री की सेल में। जब हम कंपेयर करते हैं हमारी जो सेल हुई है और अपने मार्केट शेयर को मेंटेन करने के लिए जो सेल होनी चाहिए थी, जब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो वी विल गेट द मार्केट शेयर वेरिएंस कि हमने अपना मार्केट कैप्चर रखा है या बढ़ाया है या हमारा मार्केट शेयर कम हुआ है। ठीक है, चलिए ये पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप सेल्स वेरिएंस निकाले तो आप ये वाला जो कंट्रीब्यूशन है इसको आप डायरेक्टली कंसिडर नहीं करेंगे। यू विल नॉट यूज द एक्चुअल कंट्रीब्यूशन। सर क्यों? ये कंसेप्ट आपने पढ़ा है बेटा। एक्चुअल कंट्रीब्यूशन निकलता है एक्चुअल सेल प्राइस माइनस, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड, एक्चुअल कॉस्ट। जो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन आया होगा वो आया होगा एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस एक्चुअल कॉस्ट। जबकि जब आप सेल्स से रिलेटेड मार्जिन वेरिएंस निकालते हैं, सेल्स से रिलेटेड मार्जिन वेरिएंस निकालते हैं, चाहे आप बजटेड मार्जिन फाइंड आउट कर रहे हो चाहे आप एक्चुअल मार्जिन फाइंड आउट कर रहे हो, यहां पे बजटेड सेल प्राइस, यहां पे एक्चुअल सेल प्राइस माइनस दोनों जगह जो कॉस्ट कंसिडर की जाती है सेल्स मार्जिन वेरिएंस में वो ली जाती है बजटेड कॉस्ट। चाहे मैं एक्चुअल मार्जिन निकाल रहा हूं चाहे मैं बजटेड मार्जिन निकाल रहा हूं, आई विल ऑलवेज कंसिडर बजटेड कॉस्ट व्हाइल फाइंडिंग आउट द सेल्स वेरिएंस। हम एक्चुअल कॉस्ट कभी भी नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते इसका रीजन आपको भी पता है बेटा, मैं फिर से एक और बार रिपीट कर देता हूं। कॉस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेल्स डिपार्टमेंट की नहीं है। जब मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड इंकर्ड हो जाता है, दैट इज जब प्रोडक्शन हो जाता है तब जाके फिर सेल्स डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो जो खर्चों की लाइबिलिटी पर कंट्रोल मेरे सेल्स डिपार्टमेंट का नहीं है, उनके चेंज होने पर मैं सेल्स डिपार्टमेंट को ना तो क्रेडिट दूंगा न ही उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करूंगा अगर कॉस्ट बढ़ भी जाए तो। कॉस्ट कम लगी है या ज्यादा लगी है ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का लुकआउट है, सेल्स डिपार्टमेंट का लुकआउट नहीं है। सेल्स डिपार्टमेंट सिर्फ दो चीजों के लिए जवाबदार है। पहला, क्वांटिटी ऑफ सोल्ड सेल, कितनी क्वांटिटी बेचना था और कितनी क्वांटिटी उसने बेचा। सेकंड, सेल प्राइस। सेल्स डिपार्टमेंट विल नेवर एवर बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंस इन कॉस्ट बिकॉज दैट इज नॉट अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द सेल्स डिपार्टमेंट। जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हुआ वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है। आप उस खर्चों के लिए सेल्स डिपार्टमेंट को रिस्पॉन्सिबल नहीं मान सकते। तो ये दूसरा पॉइंट इस क्वेश्चन में बहुत बहुत अच्छा पॉइंट है कि जब आप अभी वेरिएंस को रीवैलिडेट करेंगे कि क्या वो सही फाइंड आउट हुए या नहीं हुए, प्लस जब आप उसमें एनालिसिस करेंगे तो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन को आप डायरेक्टली यूज नहीं कर पाएंगे वेरिएंस को रीवैलिडेट करने में, क्योंकि एक्चुअल कंट्रीब्यूशन में एक्चुअल कॉस्ट माइनस हुई है, जबकि वहां पे हम एक्चुअल मार्जिन निकालते समय बजटेड कॉस्ट ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब जब आप और बारीकी से इस स्टेटमेंट को देखेंगे जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट ने निकाला है, जो उन्होंने मार्केट साइज और मार्केट शेयर वेरिएंस निकाला है वो कंपनी वाइज निकाला है। जरा ध्यान से देखिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी वाइज निकाला है। क्यों कंपनी वाइज निकाला है? उसके पास और कोई चॉइस भी नहीं थी, क्योंकि जो आपको इंडस्ट्री की डिटेल दिया है वो आपको प्रोडक्ट वाइज नहीं दिया है, वो आपको कंपनी वाइज ही दिया है। तो डेफिनेटली आपको भी फिर जो निकालना पड़ेगा वो कंपनी वाइज ही निकालना पड़ेगा। तो बिल्कुल प्रॉपरली निकाला भी, न्यूमेरिकल आंसर नहीं चेक किया, लेकिन ये चीज तो उसने बिल्कुल परफेक्टली निकाला है। ठीक है, अब ये जो वेरिएंस है, व्हाट इज दिस? सेल्स वेरिएंस। ये सेल्स वेरिएंस क्या है? दिस इज नॉट द टोटल सेल्स वेरिएंस। क्यों मैं इसको टोटल सेल्स वेरिएंस नहीं बोल रहा हूं? क्योंकि इस वेरिएंस के उसने दो पार्ट किया है, सेल्स मिक्स और सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस। जबकि अगर ये सेल्स का टोटल वेरिएंस होता तो जो दो मेजर पार्ट इसके होते हैं वो होते हैं सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस एंड सेल प्राइस वेरिएंस।
सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस एंड सेल प्राइस वेरिएंस। जबकि यहां पे जो दो बाइफर्केशन करके दिया है वो मिक्स और क्वांटिटी है, इसका मतलब ये जो वेरिएंस है दिस इज वॉल्यूम वेरिएंस। आप समझ रहे हो बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है ये। रियली इस क्वेश्चन को करने से आपकी लर्निंग का जो लेवल होता है ना वो बढ़ जाता है। और मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं, कभी भी इस क्वेश्चन को ये मत सोचिएगा कि एग्जाम में आता तो हम क्या करते। हमेशा एक पॉजिटिव नोट के साथ क्वेश्चन देखिए कि यार जो टाइम आपने इन्वेस्ट किया है, हाफ एन आवर 1 आवर, क्या उसमें कुछ नई लर्निंग आपको मिली है। जब आप इस क्वेश्चन को उठाएंगे डेफिनेटली द आंसर विल बी यस, यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ न्यू लर्निंग इन दिस क्वेश्चन। सबसे पहली लर्निंग जो रिक्वायरमेंट पार्ट है, अभी तक अपन ने उसको टच नहीं किया है, देखते हैं। दूसरा, जो उन्होंने सेल्स क्वांटिटी को दो पार्ट में बाइफरकेट किया है, दैट इज कंपनी वाइज एंड नॉट प्रोडक्ट वाइज। वो इसीलिए क्योंकि इंडस्ट्री की जो सेल दिया है वो कहीं भी प्रोडक्ट वाइज नहीं दिया, तो बाइफरकेट भी नहीं किया जा सकता। प्लस ये जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में पूरे वेरिएंस दिया है, ये सेल्स वॉल्यूम के दिया है, ये टोटल सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस नहीं है, क्योंकि जो इसके दो बाइफरकेशन दिया है वो मिक्स और क्वांटिटी, और मिक्स और क्वांटिटी मिलके हमेशा वॉल्यूम वेरिएंस बनता है। क्लियर बेटा? चलिए तो अब इसको रीवैलिडेट करते हैं, जितने वेरिएंस इन्होंने निकाला है क्या एक्यूरेटली निकाला है, क्योंकि अगर नहीं निकाला होगा तो फिर इसके हिसाब से हमारा स्ट्रेटेजिक इनपुट का जो एनालिसिस है, एडवाइस है, वो कहीं ना कहीं चेंज होगा। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। तो मुझे मार्जिन के वेरिएंस निकालना है। आउटपुट इनटू मार्जिन, ये हमारा तरीका है बेटा इसको सॉल्व करने का। मैंने यूट्यूब में भी आपको बताया हूं कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में बिना आप फॉर्मूला रटे कैसे फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हो। रिवीजन बैचेस में भी हमने कंटिन्यूसली इसको डील किया है। तो बजटेड आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट, और ये हो जाता है रिवाइज्ड एक्चुअल आउटपुट। तो देखिए जो पूरा क्वेश्चन आपका चल रहा है वो पूरा क्वेश्चन इस दो कॉलम को डेडिकेटेड है। लास्ट वाले कॉलम में आपको एक्चुअल मार्जिन चाहिए, है ना, और एक्चुअल मार्जिन जस्ट मैंने अभी भी बताया आपको, उसके लिए एक्चुअल सेल प्राइस चाहिए। कहीं भी क्वेश्चन में आपको एक्चुअल सेल प्राइस नहीं दिया है, नहीं आप निकाल सकते हो, जिसके कारण उसने ये जो वेरिएंस होता है ना सेल मार्जिन प्राइस वेरिएंस, इसको उन्होंने टच भी नहीं किया है। ठीक है साहब? तो देखिए अब इसके फिर उन्होंने दो बाइफर्केशन किया हुआ है। ये हो गया आपका वॉल्यूम वेरिएंस, दिस इज मिक्स वेरिएंस एंड दिस इज क्वांटिटी वेरिएंस। ठीक है साहब? आपको बजटेड आउटपुट दोनों प्रोडक्ट का पता है, आपको एक्चुअल आउटपुट भी दोनों प्रोडक्ट का पता है। लेट राइट इट डाउन। 200 क्वांटिटी, मतलब अगर अपन नॉर्मली लिखना चाहे तो इट इज 2 लाख, और ये आपका 6 लाख है, while the actual is 2,70,000 and 5,70,000. RAO का मतलब है एक्चुअल आउटपुट अगर बजटेड रेशो में लगा होता तो क्या। सो व्हाट इज द एक्चुअल आउटपुट? एक्चुअल आउटपुट इज 2.7 प्लस 5.7 इज इक्वल टू 8.4 लाख यूनिट। 8.4 लाख यूनिट अगर बजटेड रेशो में लगा होता तो क्या। तो व्हाट इज द बजटेड रेशो बेटा, चेक कीजिए। बजटेड रेशो इज आई थिंक 2:3, यस 2:6 है। बजटेड रेशो इज 2:6। तो इस रेशो में आप इसको बांट दीजिए 2:6 के रेशो में, तो इट इज 2.1 लाख एंड 6.3 लाख। ये हो गया revised actual output in budgeted ratio. So write it down, 2.1 lakh and 6.3 lakhs. अब बजटेड मार्जिन निकालना बेटा बड़ा ही सिंपल है। क्वेश्चन ने आपको बजटेड मार्जिन टोटल में दिया है, जब आप उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट के साथ तो यू विल गेट द बजटेड मार्जिन। लेकिन एक्चुअल मार्जिन नहीं निकाल पाएंगे, मैं वापस बोल रहा हूं, आपको दिया है एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन जिसमें एक्चुअल कॉस्ट माइनस किया गया है, जबकि सेल्स वेरिएंस में आप जब एक्चुअल मार्जिन निकालते हैं तो आप एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस बजटेड कॉस्ट लेते हैं, और इस क्वेश्चन में कहीं भी एक्चुअल सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ नहीं है। चलिए तो बजटेड मार्जिन निकालते हैं। कैलकुलेटर में लीजिए बेटा, 100 lakhs डिवाइडेड बाय 2 लाख, 100 lakhs डिवाइडेड बाय 2 लाख, तो आप 50 रुपी आपका पर यूनिट का मार्जिन है,
डोमेस्टिक में निकालिए 24 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख, 24 लाख का कंट्रीब्यूशन है टोटल, 24 नहीं सॉरी 240 लाख, सॉरी 240 लाख से बेटा 240 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख, तो आ रहा है 40 रुपी का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो 50 रुपी का कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्रियल का और डोमेस्टिक का 40 रुपी है। उन्होंने इंडिविजुअली भी निकाला है तो अपन इंडिविजुअली भी निकाल लेंगे और टोटल भी निकाल लेंगे। तो पहले आप इंडिविजुअल कैलकुलेशन कीजिए बेटा, कितना कितना आंसर आ रहा है इसका। 2 लाख इंटू 50 इट इज 100 लाख रुपी, 2.1 इंटू 50 लैक्स, 2.1 इंटू 50 इट्स 105 लाख, 2.7 into 50 it's 135 lakhs, 6 into 40 240 lakhs, 6.3 into 40, साथ में कैलकुलेशन चेक कीजिए बेटा, 252 lakhs and 5.7 into 40 it's 228, तो टोटल आप लगाएंगे तो 340 lakhs, 257 lakhs and it is 363 लाख। ठीक है सर, सभी डेटा लैक्स में है। तो सबसे पहले मैं टोटल निकाल लू, व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम वेरिएंस, 340 लैक्स माइनस 363 लैक्स। और आपको ये पता होगा सेल्स वेरिएंस में जो मैथमेटिकल माइनस का सिंबल होता है वो मेरे लिए फेवरेबल है, क्योंकि बजट में रेवेन्यू कम है और एक्चुअल में रेवेन्यू ज्यादा है, तो रेवेन्यू ज्यादा होना हमेशा मेरे लिए फेवरेबल है। तो 23 लैक्स का मेरे लिए फेवरेबल वॉल्यूम वेरिएंस है। अगर मैं इसको मिलियन की लैंग्वेज में बोलूं जो क्वेश्चन ने बोला है, तो दैट इज 2.3 मिलियन, इट इज फेवरेबल वेरिएंस। ठीक है, अब मैं अगर क्वांटिटी वेरिएंस की बात करता हूं तो 340 माइनस 257 निकालिए, कितना है 340 माइनस 357, यार है 17 लैक्स, ये भी फेवरेबल है। और अगर मिलियन में लिखना है तो 1.7 मिलियन फेवरेबल है ना। और फिर मिक्स वेरिएंस आपको निकालना है 357 माइनस 363, तो इट्स 6 लाख फेवरेबल, दैट इज 0.6 मिलियन फेवरेबल। चेक कीजिए क्या क्वेश्चन का यही आंसर आ रहा है, चेक करिए बेटा, 2.7 मिलियन, यस 2.7 है कि 2.3 है, जस्ट अ मिनट बेटा, 2.3 मिलियन, इट्स 2.3 मिलियन। क्या यही आंसर है? बिल्कुल 2.3 मिलियन ही आंसर है। मिक्स वेरिएंस अपना भी 0.6 मिलियन आ रहा है, क्वांटिटी वेरिएंस अपना भी 1.7 आ रहा है। मतलब अभी तक जो तीनों वेरिएंस है ये रीवैलिडेट हो चुके हैं, जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट ने कंप्यूट किया था बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। मतलब न्यूमेरिकल एक्यूरेसी पे अपने को कोई भी कमेंट अभी तक तो नहीं करना है। अब देखते हैं इसका जो इंडिविजुअल बाइफर्केशन दिया है मिक्स वेरिएंस का 2.4 और 3 है ना, 2.4 डोमेस्टिक है और 3 इंडस्ट्रियल है। चेक करते वो अपना भी आ रहा है या नहीं आ रहा, चेक कीजिए बेटा। मिक्स वेरिएंस, इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, ये आ रहा है 30 लैक्स 252 माइनस 228, 252 माइनस 228 इट्स 24 लैक्स। तो अगर आप इसको मिलियन में प्रेजेंट करेंगे तो इट इज 3 मिलियन फेवरेबल, ये आपके लिए फेवरेबल है। एंड इट इज 2.4 मिलियन, ये आपके लिए एडवर्स है क्योंकि बजट रेवेन्यू ज्यादा है, एक्चुअल रेवेन्यू यहां पे कम है। तो ये भी आपका परफेक्ट आंसर बिल्कुल अपना मैच हो रहा है कि 3 मिलियन मिक्स वेरिएंस आ रहा है किसका, इंडस्ट्रियल का फेवरेबल, और 2.4 मिलियन एडवर्स आंसर आ रहा है डोमेस्टिक का। मतलब अभी तक जितने इन्होंने न्यूमेरिकल कैलकुलेशन किया है रीवैलिडेट करने के बाद सभी एक्यूरेट पाए गए। लास्ट चेक कर लेते हैं अपन सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस। लीजिए बेटा, सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस 5 लैक्स का डिफरेंस है फेवरेबल, और ये 12 लैक्स का डिफरेंस है, ये भी फेवरेबल है। और अगर इसको अपन मिलियन की भाषा में बोले तो 1.2 मिलियन डोमेस्टिक का और 0.5 मिलियन इंडस्ट्रियल का। चेक कीजिए,
यस, ये भी टैली हो रहा है, दोनों फेवरेबल है। मतलब रीवैलिडेशन में हमें कोई भी एक नया वेरिएंस गलत नहीं मिला है, सभी वेरिएंस को इन्होंने प्रॉपरली निकाला। लास्ट अब चेक कर लेते हैं अपन सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस। जरा ध्यान समझिएगा बेटा ना, कितनी सेल मार्केट में होनी चाहिए थी? 8 मिलियन। कितनी सेल मार्केट में हुई? 7 मिलियन। कितने मिलियन सेल कम हुई मार्केट में? 1 मिलियन। तो डिवाइड कीजिए, 1 मिलियन डिवाइडेड बाय 8, मतलब कितने परसेंट से इंडस्ट्री डाउनफॉल हुई है? चेक कीजिए बेटा, कितने परसेंट से इंडस्ट्री डाउनफॉल हुई है? 12.5% आ रहा है आपका। ठीक है, अब लीजिए आप, आपका बजटेड कंट्रीब्यूशन था 34 लाख। बजटेड कंट्रीब्यूशन था आपका 34 लाख, जबकि रिवाइव्ड मार्केट कंडीशन के हिसाब से, रिवाइज कंडीशन के हिसाब से आपका कंट्रीब्यूशन आना चाहिए था 34 लाख। 12.5% आपका बढ़ गया है, तो ये आएगा आपका, एक मिनट बेटा, 34 इंटू 112.5, इट्स 38.25 लैक्स। तो कितने से आपका कंट्रीब्यूशन, सॉरी, रिवाइज कंट्रीब्यूशन आपका कम होगा, क्योंकि यहां पे आपका इंडस्ट्री में डाउनफॉल आया। सॉरी, 34 इंटू 0.875, इट्स 29.75, इट्स 29.75 लैक्स। तो देखिए आप कितने से आपका कंट्रीब्यूशन कम होना चाहिए था ड्यू टू फॉल इन द इंडस्ट्री, 4.25 मिलियन से, दैट इज 42.5 लाख से। बिल्कुल वही आंसर आ रहा है, एडवर्स। ठीक है, अब आपका शेयर बड़ा है। क्यों बड़ा है शेयर, जरा ध्यान दीजिएगा। आपकी जो सेल होनी चाहिए थी 8 लाख, उसके कंपैरिजन में सेल हुई है 8.4 लाख। ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है। बजटेड सेल, रिवाइज्ड सेल एंड एक्चुअल सेल। बजटेड सेल आपकी 8 लाख है, जबकि आपको पता है इंडस्ट्री कितने परसेंट से डाउन हुई है? 12.5% से। तो रिवाइव जब आप निकालेंगे तो आपकी कितनी यूनिट सोल्ड आउट होनी चाहिए थी? 8 लाख माइनस 12.5। तो जिस मार्केट में आपको 7 लाख यूनिट बेचना चाहिए था, आपने उसी मार्केट में 8.4 लाख यूनिट बेचा है। जिस मार्केट में आपको 7 लाख यूनिट बेचना चाहिए था, उसी मार्केट में आपने 8.4 लाख यूनिट बेचा है। मतलब डेफिनेटली आपका मार्केट शेयर पहले के मुकाबले अच्छा खासा फेवरेबल रहा है। तो लीजिए बेटा, 7 लाख डिवाइडेड बाय 8.5 और 8.4 लाख, तो कितने परसेंट आपका मार्केट बढ़ा है? 1.4 डिवाइडेड बाय 7, 20% से आपका जो अमाउंट है वो बढ़ना चाहिए। तो रिवाइज कंट्रीब्यूशन जो आपका 29.75 आया, जब आप उसको 20% पे मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन ये आपके लिए फेवरेबल वेरिएंस आ रहा है। तो कहने का मतलब जितने वेरिएंस क्वेश्चन में दिया है वो सब आपके लिए फेवरेबल है। एडवर्स है, जो उन्होंने कंप्यूट किया वो बिल्कुल एक्यूरेट कंप्यूट किया है। एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मुझे लगता है ये जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें से जस्ट अभी आप सिर्फ 2 या 3 मार्क्स ही अर्न कर पाए हैं, ये प्रूव करके कि जो कैलकुलेशन उन्होंने दिया था वो बिल्कुल सही दिया था। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ध्यान समझिएगा बेटा, क्योंकि एडवाइस वर्ड है, मतलब फाइनेंशियल के यहां पे नंबर बहुत कम होंगे। नॉन फाइनेंशियल डिटेल जो हम आर्ग्यूमेंट देंगे कॉम्प्रिहेंसिव, उसके नंबर यहां पे ज्यादा होंगे। बहुत ध्यान समझिएगा, 7 मार्क्स का डेटा वहां पर बोल रहा हूं, ये मेरी थॉट प्रोसेस है। हो सकता है आईसीआई का जब आंसर पब्लिश होगा 21 मई को, तो उसमें थोड़ा मोड़ा चेंज होगा। मैं भी अपने आप को अपडेट करूंगा। आप भी जब ये वीडियो देख रहे हैं तो आप एक बार आईसीआई का जो सजेस्टेड आंसर आएगा वो जरूर देखिएगा और चेक कीजिएगा दोनों में डिफरेंस है तो फिर वो क्या डिफरेंस है और कैसे अपन अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। ये मेरी सोच है कि इस क्वेश्चन में अगर मैं एज अ स्टूडेंट अपीयर होता तो मैं ये आंसर इसमें प्रोड्यूस करता। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा एनालिसिस है, आपको इनपुट देना है ताकि वो फ्यूचर में स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में काम आए। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, क्या इनपुट निकलता है यहां पे। जब आप मिक्स वेरिएंस देखेंगे तो डोमेस्टिक का मिक्स वेरिएंस आ रहा है एडवर्स, इंडस्ट्रियल का आ रहा है फेवरेबल। डोमेस्टिक का जो मिक्स वेरिएंस आ रहा है वो आ रहा है एडवर्स, और इंडस्ट्रियल का जो मिक्स वेरिएंस आ रहा है वो आ रहा है फेवरेबल। इससे मैं क्या पता लगाऊंगा, जरा ध्यान से सुनिएगा आप। इससे मैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, सुना है आपने ये वर्ड? टोटल 4 स्टेजेस होती है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन। इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन।
ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जो मेरा डोमेस्टिक सेगमेंट का प्रोडक्ट था उसमें मुझे कितनी सेल करना चाहिए थी, 6 लाख यूनिट की सेल मुझे करना चाहिए थी। डोमेस्टिक जो मेरी सेल है वो मैंने कितना बजटेड माना था, 6 लाख यूनिट मैंने बजटेड माना था। इंडस्ट्री जरूर कम हुई है, 8 मिलियन से 7 मिलियन हुई है, लेकिन मेरा मार्केट शेयर 20% से बड़ा है, जस्ट अभी अभी अपन ने कंप्यूट किया। जबकि आप डिटेल देखेंगे तो 600 लाख जो डेटा था वो हो गया 5.7 लाख यूनिट्स। तो डोमेस्टिक की सेल मेरी कम हुई है डिस्पाइट द फैक्ट कि मेरा मार्केट में शेयर बड़ा है, मेरा मार्केट में शेयर बड़ा है। तो अगर मैं इस टॉपिक को प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के साथ लिंक करूं तो मैं बोलूंगा, मैं पहला इनपुट इस कंपनी को यह देना चाहूंगा कि भाई आपके लिए जो डोमेस्टिक सेगमेंट का प्रोडक्ट है ना, लगभग इसकी मैच्योरिटी स्टेज आ चुकी होगी या नियर टू एंड है। अब आपकी डिक्लाइनिंग स्टेज यहां पे स्टार्ट होती है, क्योंकि डिक्लाइनिंग स्टेज की कंडीशन होती है मार्केट शेयर बढ़े या मार्केट कम हो या बढ़े, वाले प्रोडक्ट की सेल दिन पर दिन आपकी डाउन होती है। एट द सेम टाइम आपका मार्जिन भी वहां पे कम होता है। जब आप चेक करेंगे, आपने 6 लाख यूनिट पर 24 लाख का मार्जिन सोचा था, जबकि सिर्फ 5% आपकी सेल कम हुई है बजट के कंपैरिजन में। लेकिन जब आप मार्जिन देखेंगे तो मार्जिन लगभग आपका 40% से कम हुआ है, अप्रोक्सीमेटली बेटा ना, 2-3% इधर उधर, 40% से कम हुआ है। तो ये दो इंडिकेशन है, पहला स्ट्रेटेजिक इनपुट कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज ऑन डिक्लाइनिंग स्टेज, क्योंकि इसका वॉल्यूम कम हो रहा है। एट द सेम टाइम वहां पे हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी कम कर रहे हैं। तो अब यहां पे आपके पास दो चॉइस है, या तो आप डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बंद कर दे, लेकिन ये वायबल नहीं है, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि जो आपके रनिंग प्रोडक्ट होते हैं ना, उससे आपकी मार्केट में पहचान होती है, उसके कारण आपके दूसरे प्रोडक्ट भी सोल्ड आउट होते हैं। आपके साथ भी हुआ होगा बेटा, कोई आप एक चीज आपको उस शॉप की पसंद आ गई, मान के चलो वो जो मैन्युफैक्चर करता है, तो उसको ले जब आप कंज्यूम कर लिया, तो आप जब उस दुकान में वापस गए तो आपने उसके साथ दूसरे प्रोडक्ट भी उसके परचेज किया, क्योंकि आपको पता है कि एक प्रोडक्ट अच्छा है तो दूसरा भी अच्छा होगा। सिंपल एग्जांपल, कोई एक फैकल्टी फाइनल के 2 सब्जेक्ट पढ़ा रही है, एक सब्जेक्ट की अगर आपने पेन ड्राइव लिया और आप 100% सेटिस्फाइड हो, तो अज्यूम माना जाएगा यार वो फैकल्टी दूसरा सब्जेक्ट भी बेटर पढ़ाती होगी। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, माना है डिक्लाइनिंग स्टेज में, मतलब अब मार्केट इसका धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है, लेकिन फिर भी आप इस प्रोडक्ट को और भी कंटिन्यू कर सकते हो विथ न्यू फीचर्स, ताकि ना सिर्फ ये आप अपने लॉयल कस्टमर को मार्केट में दे पाओ, बल्कि एक इनफ कंट्रीब्यूशन भी इस पे आप अर्न कर पाओ। तो देखिए, रिक्वायरमेंट पार्ट मैंने कई बार बोला अपने हर लेक्चर में, मैं कंटिन्यूअसली रिपीट करता हूं कि अगर आपको इसमें 40 चाहिए, 50 चाहिए, 80 प्लस चाहिए, बिल्कुल मिलते हैं बेटा। बहुत सारे बच्चे मिलेंगे आपको 10-20% जो 80% भी स्कोर करते हैं सब्जेक्ट में। उनमें और दूसरों में एक ही डिफरेंस है, वो आईसीआई के जो रिक्वायरमेंट पार्ट के जो वर्क्स है उन पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, जिनकी स्कोरिंग ज्यादा होती है। और जो बच्चे इसमें स्कोरिंग नहीं कर पाते, उनके पास टैलेंट है, लेकिन बस वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अपना आंसर नहीं देते। वहीं पे डिफरेंस आ जाता है एक सक्सेसफुल स्टूडेंट का और एक फेल्यूर स्टूडेंट का। तो अगर आप चाहते हो कि जो आने वाला अटेम्प्ट है वो आपका लास्ट अटेम्प्ट हो बेटा, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, वर्क पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, रिक्वायरमेंट पार्ट पे बहुत फोकस कीजिए। रिक्वायरमेंट पार्ट में मुझे ये चीज पूछा था कि आप मुझे स्ट्रेटेजिक इनपुट प्रोवाइड करें, जिसके आधार पे मैं अपनी स्ट्रेटेजिक फ्यूचर की डिसीजन ले पाऊं। तो हम पहला पॉइंट बोलेंगे, बेस्ड ऑन द सेल्स वेरिएंस हमें पता लगता है कि जो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसकी डिक्लाइनिंग स्टेज चालू हो चुकी है, बिकॉज ऑफ 2 रीजन, वॉल्यूम भी कम हो रहा है और प्रॉफिट पर यूनिट भी कम हो रहा है। अब मैं आता हूं इंडस्ट्रियल पे। जब आप इंडस्ट्रियल में देखेंगे तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, बोल रहा है, मतलब इंट्रोडक्शन फेज तो जा चुकी है। अब आप देखेंगे 200 से इसका 270 हुआ, 35% मेरा वॉल्यूम बढ़ा है, डिस्पाइट इंडस्ट्री 10% से कम हुई, 12.5% से कम हुई है। तो खराब मार्केट में भी अगर मैं इंडस्ट्रियल को ज्यादा बेच पा रहा हूं, तो इंट्रोडक्शन फेज इसका ओवर हो चुका है, डेफिनेटली इसका ग्रोथ फेज स्टार्ट हो गया होगा। ग्रोथ फेज में हमें न सिर्फ वॉल्यूम पहले के मुकाबले ज्यादा मिलता है, बल्कि हम यहां पे एक एस्टेब्लिश प्लेयर के रूप में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास ग्रोथ फेज में, ताकि जब हमारा मैच्योरिटी फेज आए तो हम अपने प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस क्वेश्चन में 3-4 थे, मैं वापस रिपीट कर देता हूं। पहला, रिक्वायरमेंट पार्ट अनडाउटेडली, जिसमें वर्क को ध्यान देना, एडवाइस।
सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट था जो स्ट्रेटेजिक इनपुट हमें देना है ताकि वो अपनी फ्यूचर की प्लानिंग कर पाए। और ये कहां से आया, हाँ, अब बच्चों को लगेगा सर ये आपने आंसर बताया, कैसे हम लिंक करें। देखिए ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ध्यान समझिएगा बेटा। ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन ने मुझे सजेस्ट किया कि यार ये चीज बिल्कुल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के साथ मैं रिलेट कर सकता हूं, क्योंकि रिक्वायरमेंट पार्ट भी बोल रहा है। वो बोल रहा है जो एक्चुअल सेल है कंपनी की वो फ्यूचर सेल को रिफ्लेक्ट करती है और यही ट्रेंड आगे चलेगा। तो फिर मैंने इसको फ्यूचर अपना प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के साथ रिलेट किया कि एक प्रोडक्ट अपनी डिक्लाइन स्टेज में आ चुका है। क्यों आ चुका है? क्योंकि उसका सेल भी डाउन हो रहा है प्लस उसका कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट भी कम हो रहा है। दूसरा प्रोडक्ट जो है मेरे पास वो लॉन्च हो चुका था, तो इंट्रोडक्शन फेज ओवर हो चुका होगा, अब वो ग्रोथ फेज में एंटर कर रहा है। ये दो स्ट्रेटेजिक इनपुट हम देना चाहेंगे ताकि अब कंपनी ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रोथ फेज वाले प्रोडक्ट पर कॉन्सेंट्रेट करे ताकि उनको आगे चल के वॉल्यूम अच्छा खासा मिले। दूसरा स्पेशल पॉइंट था जब आप मार्केट साइज और शेयर वेरिएंस निकालेंगे तो कंपनी वाइज निकालना पड़ेगा, क्योंकि इंडस्ट्री की डिटेल आपको प्रोडक्ट वाइज नहीं दिया है। फिर एक्चुअल कंट्रीब्यूशन पूरे क्वेश्चन में कोई डायरेक्ट इनपुट के रूप में काम नहीं आएगा जब आप वेरिएंस निकालोगे, क्योंकि एक्चुअल कंट्रीब्यूशन में से एक्चुअल कॉस्ट माइनस की गई है, जबकि बजटेड कॉस्ट माइनस होती है एक्चुअल मार्जिन निकालते समय। तो उस लिहाज से क्वेश्चन बहुत ही सुपर क्वेश्चन है। हेड फर्स्ट टू द आई से कि इतना अच्छा क्वेश्चन उन्होंने बनाया। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, ये मत मानिए कि क्वेश्चन टफ है, ये मानिए कि जो भी आपने टाइम इन्वेस्ट किया उसमें कितना नया लर्न किया है। अगर क्वेश्चन इजी होता तो आपका एक प्रकार से टाइम वेस्ट ही हुआ है। तो इस पूरे पेपर में, मॉक टेस्ट पेपर में बहुत सारे ओल्ड क्वेश्चन है। ओल्ड का मतलब है जो ऑलरेडी आईसीआई ने पब्लिश किया हुआ, लेकिन दिस क्वेश्चन नंबर 5 भी इज ऑल टुगेदर न्यू क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका रिक्वायरमेंट पार्ट। ठीक है बेटा, तो और भी क्वेश्चन मैं आपके बाद डिस्कस करूंगा। मुझे लगा कि ये दो क्वेश्चन में ही बच्चों को कुछ प्रॉब्लम आई होगी और स्पेशली क्वेश्चन नंबर 5 भी, इसलिए मैंने प्रायोरिटी बेसिस पर आज 19 मई को ही इसका वीडियो अपलोड किया हूं। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट चाहता हूं, एक फेवर चाहता हूं। अब मेरे पास बचे क्वेश्चन नंबर 1 to 4 एंड क्वेश्चन नंबर 6। आपको जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में वो कमेंट कीजिए कि सर इस क्वेश्चन में आप थोड़ा सा गाइडेंस दीजिए। तो मैं क्या करूंगा, 1-2 दिन बाद या 20 मई को टुमारो और डे आफ्टर टुमारो मैं उसका भी फिर वीडियो अपलोड कर दूंगा जिस क्वेश्चन में आप सभी मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही है। सो इट्स अ रिक्वेस्ट कि क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 6 आप एक बार अपने लेवल पर देखिए। जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए। डेफिनेटली मैं उसका वीडियो बहुत जल्दी विदिन 24 to 48 आवर्स आपको बना के प्रेजेंट करूंगा ताकि वो डाउट भी आपका रिजॉल्व हो जाए। प्लस जो भी ये क्वेश्चन है इसमें भी अगर आपको कुछ डाउट है 5 तो योर कमेंट आर मोस्ट वेलकम बेटा, चाहे वो पॉजिटिव कमेंट हो चाहे वो नेगेटिव कमेंट हो। ठीक है बेटा, तो बस अभी मैं इतना ही रख रहा हूं। आज 19 मई को मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं कि किन क्वेश्चन के लिए मुझे अब आगे वाला मेरा वीडियो बनाना है मॉक टेस्ट पेपर के लिए। उस कमेंट के आधार पर मैं 20 मई को या 21 मई को वो कर दूंगा। और फॉर द टाइम बिंग मैं आपको एक पीडीएफ भी यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूं जो सजेस्टेड आंसर है, तो वो आप सजेस्टेड आंसर भी देख सकते हो बेटा। ठीक है, चलिए, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।